रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज मिशन एक्सेसिबिलिटी के साथ एक बार फिर से कोलैबोरेशन में जो लीगल राइट्स पर हम सीरीज कर रहे हैं उसके एक एपिसोड को करने का समय है। आज हम इस एपिसोड में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। आपको इसलिए बताना जरूरी है शुरुआत में, ताकि आप पूरा शो सुने, कि इस शो में एक एक सवाल, एक एक प्रश्न आपके बहुत काम का है। तो जहां भी आपने मिस किया तो वो हो सकता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाएं। अब आगे बढ़ते हैं इस शो में। हमारे साथ एडवोकेट राहुल बजाज साहब हैं, जो को फाउंडर है मिशन एक्सेसिबिलिटी के। राहुल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। नमस्कार दानिश जी। इस शो में राहुल साहब हम 2-3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं और एक खास प्रश्न भी आया है। मैं लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए बता दूं कि इस शो के एंड में हम एक क्वेश्चन लेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में जजमेंट आई है कि ब्लाइंड अब जज भी बन सकते हैं। तो उसके लास्ट में एक क्वेश्चन है कि डिसेबल्ड और बेंचमार्क डिसेबल्ड को सेम बेनिफिट्स दिए जाएंगे। कुछ इस तरह की क्वेरीज हैं, तो वो क्या है वो भी समझेंगे आपसे। और आज के शो में हम जो प्राइमरली हमारा टॉपिक है वो एसएससी और यूपीएससी में जो स्क्राइब को लेके चल रहा है और उस लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल साहब, मुझे एक क्विक अपडेट दे दीजिए हमारे लिसनर्स को। जो लास्ट शो हमने किया था अमर जैन साहब से, सीसीपीडी में जो 150 प्लस पिटीशंस आपने डाली थी, तो जो लोग कंप्लाई नहीं करते थे तो उन पर फाइन लगने की बात हो रही थी। तो क्या लेटेस्ट अपडेट है? तो अभी 2 हफ्ता पुरानी बात है कि टोटल 155 एंटिटीज जिन्होंने बेसिकली मैंडेट ये था कि उन लोगों को एक या तो एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराना था IAAP सर्टिफाइड ऑडिटर से, या तो उन्हें एक एंगेजमेंट लेटर देना था ये चीज का बोलते हुए कि उन्होंने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है। तो सीसीपीडी ने ये पाया कि अबाउट 20-25 एंटिटीज ने ये रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर दी थी, बट एज मेनी एज 155 एंटिटीज डिड नॉट। इसमें 87 गवर्नमेंट है और 68 प्राइवेट हैं। तो इन सब एंटिटीज पे 10,000 रुपीज का फाइन लगाया गया है एज द फर्स्ट पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। एंड ये भी कहा गया है कि 28 फरवरी को, जो बीत चुका है, this matter will be revisited to see if further penalties need to be imposed, अगर उसके पहले पेनल्टी के बावजूद नॉन कंप्लायंस कंटिन्यू हो रही है तो। राइट। तो अभी सिर्फ ऑडिट तक की बात है, सोल्यूशन पे तो बाद में कुछ होगा। पहले तो ऑडिट करवाने की बात है वेबसाइट्स को या पोर्टल्स को, राइट? ऑडिट एज अ पार्ट ऑफ दैट, एक्चुअली जो पहले जुलाई अगस्त में जब हियरिंग्स हुई थी तब उनको ये भी कहा गया था कि नंबर 1 आपको एक एक्शन प्लान सबमिट करना है, ये बोल के कि आप कब तक ऑडिट कराओगे, ऑडिट के बेसिस पे कब तक रेमिडिएट करोगे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज। बट उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि उनको ऑडिट करना है। बट ऐसा नहीं है कि ऑडिट करके बाद
खत्म हो नहीं नहीं, जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो इम्पोज किया है फाइन, वो तो इसी के लिए किया कि आपने ऑडिट भी नहीं करवाया। एब्सोल्युटली। राइट। चलिए, इसको हम ट्रैक करते रहेंगे, देखते हैं इस स्टोरी पे आगे क्या आएगा, क्योंकि अभी तो लंबी लड़ाई दिख रही है। अभी तो काफी कंप्लाइंस नहीं हुआ, रीफाइन इम्पोज होता है या कब सोल्यूशन तक आता है, तो लंबी लड़ाई है। होपफुली कुछ अच्छा इस निकल पे के आए एक चीज कम्युनिटी मैं के लिए। कहना चाहूंगा जी। कि आ, हमारी जो, क्योंकि एक ये प्यूनिटिव मेजर लिया गया है बाय द सीसीपीडी ऑफिस, तो इसमें हमारा जो क्लियर कट स्टैंड है, विच आई वुड लाइक टू प्लेस ऑन द रिकॉर्ड फॉर पब्लिक कंजम्पशन ऑल्सो, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी एस्टेब्लिशमेंट, चाहे फिर वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हो या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हो। our effort is always to work collaboratively with them and to try and resolve accessibility issues जो लोगों के होते हैं। But क्योंकि there has been sustained non-compliance, an auditor भी नहीं अपॉइंट हुआ है 3 वार्निंग्स के बावजूद, इस वजह से ये मेजर जो सीसीपीडी ने लिया है, हम इसके साथ सहमत हैं एंड वी स्टैंड बाय इट। बट इससे हमारा ये इंटेंट नहीं है कि किसी को भी हम नीचा दिखाना चाहते हैं या इवन टू रब सॉल्ट इन देयर वुंड। बट यस, एट द सेम टाइम एक मैंडेट क्रिएट करना है अगर कंट्री में, तो इट टेक्स, यू हैव टू ब्रेक अ फ्यू एग्स टू मेक एन ऑमलेट एज दे से। तो ये कुछ फेज से ऑर्गेनाइजेशंस को गुजरना पड़ेगा ताकि वो इससे एक सीख लें और अपने प्रोसेसेस इंप्रूव करें। आप डिफेंसिव हो रहे हो, कोई विशेष कारण उसके पीछे? नहीं, डिफेंसिव नहीं हो रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू बी क्लियर कि हमारी पोजीशन क्या है, बिकॉज लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमें कोई बहुत फायदा, मतलब हमें कुछ बहुत फायदा मिल रहा है या कोई बहुत खुशी हो रही है कि किसी पे फाइन इम्पोज हो रहा है। अल्टीमेटली एफर्ट, क्योंकि हमारे देश में लिटिगेशन को काफी नेगेटिव तरीके से देखा जाता है बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स, तो इसीलिए ये बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि कभी कभार लिटिगेशन ही एक ही उपाय रह जाता है when there is non-compliance on a sustained basis। राइट। एक और एस्पेक्ट मैं इसमें कहूँगा, क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस होता है कि जब हम लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर चलानी है तो वी नीड टू आस्क फॉर सपोर्ट। तो काफी बार लोगों का ये होता है कि यार लिटिगेशन को क्यों सपोर्ट करें या लिटिगेशन की क्या जरूरत है, क्यों ना हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेटिवली काम करें। बट वेरी ऑफ्टन कोलैबोरेटिवली काम नहीं हो पाता है, ये चीज मैं सामने रखना चाह रहा हूँ। राइट। तो राहुल साहब, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। बताएं हमें एसएससी और यूपीएससी का क्या इशू चल रहा है स्क्राइब को लेके। तो देखिए, सबसे पहले जो एसएससी का इशू है वो ये है कि हमारे पास काफी लोगों के कंप्लेंट आई थी कि ये जो एसएससी का एग्जाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, कॉमन ग्रेजुएट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो क्लरिकल पोस्ट वगैरह होती हैं, इनमें आपको अगर सिक्योर करनी है पोस्टिंग तो इसके लिए आपको ये एग्जाम क्लियर करना होता है। अब इसका नॉर्मल प्रोसीजर ये हुआ करता था कि आपको जो भी अपने स्क्राइब के डिटेल्स हैं वो डायरेक्ट एग्जाम के लिए एग्जाम के सेंटर पे लेकर के जाने होते थे और वहां पे वो लोग आपको अप्रूव करके स्क्राइब यूज करने दिया करते थे। अब इन लोगों ने, एसएससी वालों ने 25 अक्टूबर 2024 को एक नया 17 और 25 अक्टूबर को एक नया प्रोसेस लाया, जिसके थ्रू इन्होंने ये कहा कि आपको अपने स्क्राइब को ऑनलाइन एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ये करना होगा एसएससी की वेबसाइट पे। एंड ये करने के बाद आपको जो स्क्राइब का वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसको अपने पर्सनल प्रोफाइल से लिंक करना होगा एंड उसके बाद ही आपको जो स्क्राइब है वो आप लेकर के जा सकते हैं। तो काफी लोगों ने ये रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी बिकॉज ये पहले नहीं थी, और जो लोगों ने ओटीआर किया भी उन लोगों ने अपना ओटीआर को, स्क्राइब के ओटीआर को अपने प्रोफाइल से लिंक नहीं किया बिकॉज ये चीज उनको नहीं मालूम थी। दूसरा ये है कि एसएससी की वेबसाइट पे वो ओटीआर का प्रोसेस के लिए आपको एक कैप्चा ऐड करना, मतलब कैप्चा भरना पड़ता है, वो इनएक्सेसिबल है। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी स्क्रीनशॉट्स में उन्होंने समझाई थी कि कैसे आपको ये प्रोसेस करना है।
तो काफी लोगों ने ये चीज वो नहीं समझ पाए। अब 6 कैंडिडेट्स थे, इनमें से जो अभिषेक प्रताप एक हैं, उनके साथ और 5 लोग थे। इनका केस मिस्टर रुंगटा ने टेकअप किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, ये बोल के कि डेडलाइन चली गई है और इन लोगों को, ये लोग नहीं कर पाए हैं अपना स्क्राइब रजिस्ट्रेशन। तो कैट ने फिर ऑर्डर डिलीवर किया ये बोल के कि इन लोगों को अलग से एक विंडो दी जाएगी कि आज रात के 7 बजे तक आप अपना इंफॉर्मेशन दीजिए एसएससी को, और एसएससी को कहा गया कि आप अब इनको रजिस्टर करने दीजिए। बट प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने केवल इन 6 लोगों के लिए ही ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई एसएससी ने। जो बाकी विजुअली चैलेंज्ड ओन स्क्राइब जिन्होंने लिया था उनको नहीं करा के दी गई। फिर ये लोग सब एसएससी के ऑफिस गए, वहां पे उनको कहा गया कि आज रात को 10 बजे ये पोर्टल खुलेगा और आप लोगों को भी ओन स्क्राइब रिक्वायरमेंट को बदलने का मौका मिलेगा, एज इन जो भी आपने नहीं डाला है वो डालने का मौका मिलेगा। बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, मतलब एसएससी ने कहा कि हम देंगे आपको चांस, बट नहीं दिया। और अल्टीमेटली इन 6 लोगों का हो गया, बट बाकियों का नहीं हो पाया। तो काफी लोग जब गए सेंटर पे एग्जाम वाले दिन, तब उनको उनके खुद के स्क्राइब अलाउ ही नहीं किए गए, एंड उनको फोर्सेबली जो एसएससी के स्क्राइब थे वो इस्तेमाल करने पड़े। और काफी वो स्क्राइब ऐसे थे जो अप टू द मार्क नहीं थे, उनको बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं सिंबल पढ़ते आ रहे थे, अपना नाम वगैरह भी ठीक से लिखते नहीं आ पा रहा था। और इस वजह से काफी कैंडिडेट्स ने सफर किया है और उनकी परफॉर्मेंस जैसे वो चाहते थे वैसे नहीं हो पाई। तो इस बात पे उन्होंने हमको अप्रोच किया और हमने ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया एक पीआईएल के फॉर्म में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपका केस तो जायज है, बट अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते बिकॉज अब एग्जाम हो चुका है, तो हम फिर से तो एग्जाम नहीं कर सकते। तो अभी आप कुछ पूछना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि काफी लंबा हो रहा है नहीं तो। नहीं, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो फिर उन्होंने ये कहा कि आप अब हम कुछ नहीं कर सकते, फिर आप एक रिप्रेजेंटेशन, हमारा पहला रिलीफ ये था कि आप एग्जाम को रिकंडक्ट करने का हमको मौका दीजिए, ये लोगों को जिनका ओन स्क्राइब था, वो तो नहीं माने। बट दूसरा प्रेयर ये था हमारा कि आप हमें डायरेक्टली अगले साइकिल में, क्योंकि टीयर 2 एग्जाम था, तो अगले साइकिल में डायरेक्टली टीयर 2 में बैठने का मौका दीजिए, टीयर 1 का एग्जाम ना देने के बाद। करेक्ट। नाउ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एसएससी को रिप्रेजेंटेशन लिखिए, जो हमने लिख दी है अब, और उनको कहा कि 4 हफ्ते में डिसाइड करें। तो अभी 4 हफ्ते का पीरियड तो होने का है। बट अब दूसरी चीज हम इसमें ये कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिक लोग हैं जो अफेक्टेड थे, क्योंकि अभी पीआईएल की थी, बट अब हम स्पेसिफिक लोगों के नाम पे भी एक पिटिशन फाइल करने वाले हैं कि यार इन लोगों को कम मार्क्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लैप्स, तो इनको प्लीज कोई रिलीफ दिया जाए। जी, तो ये एसएससी का मैटर है। तो अभी ये ऑनगोइंग केस है जो आपने बताया, यहाँ तक की सिचुएशन है। बट जी। आपको क्या लग रहा है कि एसएससी मानेगी डायरेक्ट टीयर 2 के लिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर मानना होता, मतलब अगर वो रियलाइज कर रहे होते कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो वो अभी तक उन्होंने खुद ही कोर्स करेक्ट कर लिया रहता। बट उस टाइम पे कोर्ट और कुछ मानने को तैयार नहीं थी। मतलब उन्होंने एडमिट किया कि ये रॉन्ग हुआ है, बट कुछ करने को वो तैयार नहीं थे। तो इसलिए हम भी और बियॉन्ड अ पॉइंट कुडंट आर्ग्यू द मैटर। बट हाँ, ये जरूर है कि विच इज वाई वी आर नाउ एज अ प्लान बी अप्रोचिंग द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अफेक्टेड पीपल, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि सब लोगों के लिए एग्जाम रिकंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर मान लो हम दिखा पाए कि 10-15 लोग अफेक्टेड हैं, 20 लोग अफेक्टेड हैं, जो स्पेसिफिक लोग कोर्ट के सामने हैं, उनके लिए कुछ रिलीफ दिया जाए, उनको कुछ अकोमोडेशन दी जाए, तो वो ज्यादा आसान हो सकता है इसमें पॉसिबली। दो सवाल है मेरे। एक तो जैसे आपने बताया कि मुझे भी ज्यादा होप तो नहीं है कि सीधा वो टीयर 2 में बिठाएंगे। राइट। अगर ये फैसला आपके हक में नहीं आता तो इन कैंडिडेट्स का क्या, पहला सवाल। तो दूसरा, इस पूरी प्रैक्टिस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है आगे को लेके, जब नेक्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट आएगी, इसका होलिस्टिक सोल्यूशन क्या आप चाहते? करेक्ट। तो गुड क्वेश्चंस। पहला वाले का तो देखिए, अगर ये इंडिविजुअलाइज जो रिट पिटिशन फाइल करेंगे उसके थ्रू भी कुछ रिलीफ नहीं आ पाया, तो फिर तो कोई चारा बच नहीं जाता,
फिर तो हमको फिर से ही अगले साइकिल में अप्लाई करना पड़ेगा एंड वील हैव टू गिव इट अनदर एफर्ट. अनफॉर्चुनेटली दैट्स ऑल दैट देयर इज टू इट. सेकेंड जो पार्ट है उसमें देयर इज अ 2 part सॉल्यूशन कि आगे जाके क्या किया जाए. पहला पार्ट तो ये है कि एसएससी ने अपने नॉर्म्स ऐसे मिड स्ट्रीम जो बोलते हैं बदलने नहीं चाहिए. जो भी नॉर्म्स हैं वो शुरुआत से रखने चाहिए एंड दे शुड कंसिस्टेंटली फॉलो दोज नॉर्म्स थ्रू आउट. आधा एग्जाम ऐसे करके कर दिया फिर बीच में बदल दिए नॉर्म्स, इससे बहुत प्रेजुडिस कॉज हुआ इन कैंडिडेट्स को, तो ये नहीं होना चाहिए. दैट्स वन पार्ट. बट द सेकेंड पार्ट इज टू बी वेरी फेयर विद यू, कैंडिडेट्स ने भी ज्यादा विजिलेंट होना जरूरी है. क्योंकि एसएससी ने हर तरफ बोला था कि आप अपनी वेबसाइट हमारी चेक करते रहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो हमें भी अपने हितों की रक्षा करने के लिए विजिलेंट होना जरूरी है. माना कि एसएससी ने कोई ईमेल नहीं भेजा या एसएमएस नहीं भेजा कैंडिडेट्स को ये बताने के लिए कि आपका ये बदल चुका है, ये भी एक आर्ग्यूमेंट ली है हमने कि हमेशा वो लोग भेजते हैं ऐसा. बट अल्टीमेटली बी दैट एज इट मे, हम अपने आप को इतना कोई बहुत कमजोर भी नहीं दिखा सकते कि यार हम वेबसाइट भी चेक नहीं कर सकते. करेक्ट. तो वो भी एक आर्ग्यूमेंट सस्टेनेबल नहीं है आज के इन टुडेज डे एंड एज. तो इसलिए वी नीड टू बी मोर केयरफुल. मैं इसी के लिए ही बोल रहा था आपको जब मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा होप नहीं है, क्योंकि उनके पास ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रहेगा. उनकी हर नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि जब तक ये एग्ज़ाम पूरा नहीं होता आप वेबसाइट पे विजिलेंट रहिए, यस, हर एक चीज़ देखिए. तो जो है वो हमें, मेरे को जब भी आपके साथ शो करता हूँ इस बात की बहुत खुशी होती है कि आप डायरेक्ट रहते हैं कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है. अगर हमारे से कोई गलती हुई है तो लेट अस ऑनेस्टली एक्सेप्ट इट एंड कोर्स करेक्ट इट नेक्स्ट टाइम. यस यस यस, तो एब्सोल्युटली. लेकिन ये जो ओटीआर वाला प्रोसीजर है, जी, ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जो प्रोफाइल के साथ लिंक करना है हमने स्क्राइब को, आर यू फॉर इट और यू आल्सो नीड सम चेंजेस इन दैट? नहीं, एज सच इसमें बस यही है कि लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि यूपीएससी वाले में भी आ रही है कि बहुत पहले अगर आप एग्जाम के करने को बोलोगे तो वो एक प्रॉब्लम आ सकती है. क्योंकि इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं. एक तो ये कि आप कब करने को बोल रहे हो. अगर एग्जाम के बहुत पहले बोल रहे हो तो तब लोगों को पता नहीं रहेगा कि स्क्राइब कौन रहेगा कौन नहीं. करेक्ट. तो इट शुड बी सून बिफोर द एग्जाम. और दूसरा ये है कि ये लोगों ने बोला कि जैसे स्क्राइब से ओटीपी मांगना, उनको बोलना कि ये सब करें, ये थोड़ा सा कम्बरसम हो रहा था कि कैसे कोऑर्डिनेट करें. तो बट अगर पहले से मालूम है कि ये प्रोसीजर रहेगा तो आई गेस वो तो फिगर आउट करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली. अगर वो इंसान 4 घंटे इसमें लेकिन मॉडिफिकेशन की भी ऑप्शन होनी चाहिए. सपोज यस, अब आपने 1 महीना या 1 हफ्ता पहले भी क्यों ना कोई स्क्राइब चूज किया हो सकता है उस दिन वो बीमार हो जाए, तो दैट्स राइट. ये तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता ना. तो इसमें मॉडिफिकेशन की भी एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि भाई Yes. आप, या फिर आपको शुरू में ही 2 या 3 कैंडिडेट का डिटेल मांगे, इनमें से कोई हो सकता है. क्योंकि एक के ऊपर तो, क्योंकि एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अवर करियर. तो इसमें Correct. हम रिस्क नहीं ले सकते कि आप एक ही दे और किसी कारण से उस बंदे को कोई काम पड़ गया तो फिर हमारा पेपर स्किप हो जाएगा. एब्सोल्युटली, ऑन दिस आई एम विथ यू. एंड एक्चुअली यही चीज हमने यूपीएससी वाला जो दूसरा मैटर हम डिस्कस कर रहे उसी पे ही हैं, आ जाते हैं. हाँ, उसी पे ही आ जाते हैं. हाँ जी, यस. तो ये जो पीआईएल है, ये हमने 3 इश्यूज रेज किए. 2 इश्यूज तो ऑलरेडी आपने टेबल पे रख ही दिए हैं. पहला इशू ये है कि आपको स्क्राइब के डिटेल्स फरवरी में देने पड़ रहे हैं, 11 फरवरी तक या मैक्सिमम 21 को जो डेडलाइन थी यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम की, जबकि एग्जाम 25 मई को है. तो ये चीज लोगों को एडवांस कमिटमेंट स्क्राइब से ऑब्टेन करना नहीं हो पा रहा था. एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इतना जल्दी कोई भी नहीं बता सकता कि मैं 3 महीने बाद एज अ स्क्राइब, क्योंकि इट्स अ वॉलंटरी कमिटमेंट, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, उसके लिए कुछ इंसेंटिव नहीं है अदर देन जस्ट द अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट समबडी. तो इट्स नेचुरल कि वो स्क्राइब विल लुक आउट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कुछ मॉडिफाई करने का इस पे तरीका नहीं है. इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी, मान लो कोई बीमार हो जाता है, कोई फैमिली इमरजेंसी हो जाती है, देयर इज नो ऑप्शन. एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज कि इसमें स्क्रीन रीडर के साथ एग्जाम देने का ऑप्शन नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया बार एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में हमारे ही केस में रिकॉग्नाइज किया था कि यू हैव टू बी अलाउड टू गिव द एग्जाम ऑन द कंप्यूटर.
तो एक तरीके से फोर्स्ड डिपेंडेंसी स्क्राइब्स पे क्रिएट हो रही है कि उन्हीं के थ्रू आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये 3 इश्यूज हमने फ्लैग किए हैं। ये 18 फरवरी को पहले मैटर लगा था, इस पे नोटिस इशू हो गया और ओरली कोर्ट ने कहा कि हम ये देखेंगे कि आपको या तो एक 4-5 स्क्राइब सिलेक्ट करने दे, ताकि अगर एक नहीं रहा तो दूसरा आप यूज कर सकते हो, या फिर ऐसा ऑप्शन देंगे, सुप्रीम कोर्ट में है ये मैटर, कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले तक आपको डेट्स डिटेल्स बदलने देंगे। दीज ऑप्शंस वी विल कंसिडर। दिस वाज वन थिंग व्हिच दे सेड। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि जो स्क्रीन रीडर वाले हैं उस पे उन्होंने एज सच कोई कमिटमेंट नहीं दिया, बट उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को और यूपीएससी को नोटिस इशू किया कि वो लोग सामने आकर के अपना पोजीशन रखें। एंड अभी 4 को लगा था ये मैटर, कल पहुंचा नहीं है, अभी 18 की डेट दिखा रही है वेबसाइट, तो 18 को ये टेकअप होगा। ओके, तो अभी तक मैं 2 मैटर्स पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ लिसनर्स को, उसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। तो एसएससी केस में हमने डिस्कस किया कि एसएससी ने बीच में कुछ मॉडिफिकेशन लगा दिए स्क्राइब को लेके कि आपकी प्रोफाइल के साथ लिंक करना है, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची, जिसके कारण से कुछ लोगों को उन्होंने ही स्क्राइब दिए जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी लिखने पढ़ने की, और कुछ लोगों का एग्जाम रह गया, करेक्ट? और यस। दूसरे में हमने वही एसएससी की कहानी को आगे बढ़ाया कि यूपीएससी में स्क्राइब बहुत पहले वो मांग रहे हैं कि आप 25 मई को पेपर है और 11 फरवरी तक आप अपनी डिटेल दे दो स्क्राइब, राइट, जो और पॉसिबल नहीं मॉडिफाई है, भी करने का ऑप्शन नहीं है। करेक्ट। अब इसमें सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो स्क्रीन रीडर वाला आर्ग्यूमेंट आपने दिया यूपीएससी में, वो आपने एसएससी में तो लिया नहीं? नहीं, तब तो एग्जाम हो चुका था ना, हमने एग्जाम हो जाने के बाद केस फाइल किया है कि ये प्रॉब्लम आ बट चुकी है हमारे। स्टैंड क्लियर है दोनों पे आपका कि दोनों में ऑप्शन देनी चाहिए जब हाँ सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने कहा गोइंग है। फॉरवर्ड तो यस, बट अब ये एग्जाम हो चुका है तो अब इसको फिर से वो लोग स्क्रीन रीडर के साथ रिकंडक्ट तो नहीं करने वाले। वो लोग तो वैसे ही रिकंडक्ट नहीं कर रहे, तो स्क्रीन रीडर के साथ तो भूल जाओ, बट गोइंग फॉरवर्ड दैट हैज टू बी द वे। जब 11 फरवरी की तो डेट निकल गई अब, राइट, और अब जिन लोगों ने डिटेल देनी होगी, जो जिनको एग्जाम देना ही है एक बार के लिए, तो उन लोगों ने डिटेल दे दी होगी, करेक्ट। तो अब क्या लगता है आपको कि एक आर्गुमेंट ये भी आ सकता है कि लोगों ने तो डिटेल दे दी है, हमारे पास Right. जो भी डिटेल है, क्या कुछ ऐसे कैंडिडेट भी है जिन्होंने भरा ही नहीं है इस चक्कर में कि नहीं हम दे ही नहीं सकते इतनी देर पहले? कुछ ऐसे केसेस भी हैं आपके पास? नहीं, हमारे पास जो भी लोग आए थे हमने सबको कहा कि आप भर तो दीजिए, आप भले ही एक ईमेल लिख दीजिए उनको कि आई एम फिलिंग अप द डिटेल्स अंडर प्रोटेस्ट, जो लॉ में हम बोलते हैं, बिकॉज देयर इज नो अदर वे आउट। बट ये चीज हमने कोर्ट में भी बोली थी जो आप बोल रहे हो, इसीलिए हमने मैटर इनफैक्ट 18 को ही पहली बार लगवाया था, जो लास्ट डेट थी, जैसे तैसे करके कि डेडलाइन से पहले लगे। तो कोर्ट ने उस दिन कहा था कि हमने कहा कि आप इंटरिम प्रोटेक्शन हम मांग रहे हैं कि या तो आप डेडलाइन एक्सटेंड करो, या तो हमको ऐसा ऑप्शन दो कि हम अभी फॉर्म भर पाए ये डिटेल ना देते हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे हम दूसरे साइड को सुने बिना आपको ये नहीं दे सकते, अभी के लिए हम इसको रीनोटिफाई कर रहे हैं, बट आप हो हमारे मतलब वी आर सीज्ड ऑफ द मैटर, तो वी विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। तो ये उन्होंने एक ओरली अश्योरेंस दी है कि वो इसको देखेंगे टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। तो कोर्ट तो मतलब अल्टीमेटली इट इज वेरी मच विद इन देयर पावर्स टू मोल्ड द रिलीफ अप्रोप्रिएटली। आई डोंट थिंक दिस विल कम इन द वे द फैक्ट की सबमिशन हो चुकी है फॉर्म की। राइट, इस केस में तो लगता भी है कि जस्टिस वुड प्रिवेल और विल गेट yes we have also approached the court in time, तो इसलिए स्क्रीन रीडर वगैरह का भी हो सकता है, क्योंकि अभी 2 महीने से ज्यादा बचे हैं एग्जाम को। मैं फिर से आपको वापस लाना चाहता हूँ एसएससी पे। हमने देखा है कुछ एजेंसीज, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, हमने ये देखा है कि बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि जब भी उन्होंने अपनी ओर से स्क्राइब दिए हैं, तो जो स्क्राइब दिए हैं वो अप टू द एग्जाम पोटेंशियल या क्वालिटी नहीं मिले हैं। तो क्या इस मैटर को भी आप किसी तरीके से ले रहे हैं कि इंश्योर करें कि जो स्क्राइब मिले वो मिनिमम क्वालिफिकेशन उनकी इतनी हो, कम से कम लिखना पढ़ना उनको आना चाहिए अगर वो स्क्राइब के लिए बैठ रहे हैं? तो दानिश जी, इसमें डिफिकल्टी ये है कि एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स आप वर्कआउट कर पाए
जिसके बेसिस पे आप बोल सको कि कोई स्क्राइब इनकॉम्पिटेंट है। अब जैसे कि ये एसएससी वाला एग्जाम था, इसमें मैंने इनको पूछा मेरे क्लाइंट्स को कि क्या ये आपका केस है कि ये लोग 10वीं पास भी नहीं थे, या फिर 10वीं या 12वीं जो भी एक रिक्वायरमेंट है वो गाइडलाइंस में आई थिंक 12वीं की है, तो क्या आपका ये केस है कि ये लोग 12वीं पास भी नहीं है? तो उन्होंने कहा ऐसा तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज आजकल कोई भी कर लेता है 12th पास तो जैसे तैसे, बट उनके एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। करेक्ट। तो एज लॉन्ग एज या तो अगर हम ये बोल पाए कि वो 12वीं पास ही नहीं है, फिर तो हमारा क्लियर कट केस बन जाता है। बट अगर वो है 12वीं पास एंड स्टिल दे आर नॉट अप टू द मार्क, तो इसमें थोड़ा सा एक कोर्ट ऑफ लॉ में इस चीज को एड्रेस कराना मुश्किल होता है। मुश्किल है। I mean, I cannot think of a good way out, but I am open to suggestion अगर कोई तरीका पिंचा हो। साहब ने मेरे को एक बार एक मेरे शो में कहा था, तो जब वो सीसीपीडी थे और उसके बाद भी मेरे काफी उनके साथ शोज होते थे, तो उन्होंने जी। कहा कि देयर इज ए डेस्परेट नीड ऑफ स्क्राइब पूल बाय द गवर्नमेंट Right. मस्ट क्रिएट ए स्क्राइब पूल। Right. तो इनफैक्ट दे सेड देयर शुड बी ए लॉ ऑन स्क्राइब। हम्म। तो इन दोनों चीजों पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? स्क्राइब पूल तो होना चाहिए, यस, बट दैट इज ऑन द क्वांटिटी इशू। मतलब उसके बाद भी हम ये कैसे बोल सकते हैं कि क्वालिटी विल बी इंश्योर्ड? नहीं, एक क्राइटेरिया बनेगा ना फिर कि आपको ग्रेजुएशन रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है तो चीटिंग का तो कोई स्कोप होगा नहीं। तो क्योंकि वो Right. उधर से आ रहा है, तो एक ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया हम सेट करा सकते हैं एटलीस्ट +2 की जगह पे, जब गवर्नमेंट ही स्क्राइब दे रही है तो। पोटेंशियली, क्योंकि ये और लोग एक प्रॉब्लम ये भी है ना, स्क्राइब की क्वालिटी भी एक इशू है, लेकिन स्क्राइब मिल भी नहीं रहे आजकल, ये भी तो एक बड़ा इशू है ना। यस, एब्सोल्युटली। नहीं, ये तो है डेफिनेटली, बट इन लोगों ने मुझे ये कहा था कि आजकल ये लोग ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर लेते हैं पढ़ाई, तो कुछ कह नहीं सकते। बट यस, आई थिंक 12th के हिसाब से ग्रेजुएशन में हेल्प टू सम एक्सटेंट, सो यस, आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल। दूसरा, जो लॉ की बात कर रहे हो, देखो अभी गाइडलाइंस तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव हैं जो 29 अगस्त 2018 की हैं, और मतलब उनको कोडिफाई किया जा सकता है, लॉ बन सकता है, बट स्पेसिफिकली क्या ऐसी चीज है जो उस लॉ में होगी जो। बट हाँ, ये जरूर है कि गाइडलाइंस के हिसाब से एक लेजिस्लेशन की फोर्स ज्यादा होगी, सबको मानना ज्यादा पड़ेगा। गाइडलाइंस तब भी 1 मिनट के लिए आप इग्नोर कर सकते हो, तो टू दैट एक्सटेंट इट मे हेल्प, सो आई डू सी द वैल्यू इन दैट। इस पे ऊपर मेरे को लगता है डिस्कोर्स ओपन होना चाहिए स्क्राइब पूल और लेजिस्लेशन पर। इस पे भी Yes. बात की जानी चाहिए, क्या इसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो डिबेट का विषय है। दैट्स राइट। काफी अच्छा आपने बताया है, आई थिंक काफी क्लियर हो गया होगा लिसनर्स को। तो अभी आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 18 को है। दैट्स करेक्ट, यूपीएससी वाले में, और जो एसएससी वाले में है अभी 2-3 दिन में हम फाइल कर देंगे एक रिट पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्पेसिफिक पर्संस हु आर अफेक्टेड। 10-15 लोग हैं जिन्होंने हमको अपना नाम दिया है इसके लिए कि पीआईएल में तो नहीं कुछ हो पाया, बट इनके इंडिविजुअल केस में कुछ हो सकता है क्या। जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जब एक बंदे, मतलब एक इसका अग्नि प्रकाश नाम है, कि जो 3 घंटे के एग्जाम में 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम ना देते हुए उसका फोर्सिबली आंसर बुक छीन लिया गया 3 घंटे के बाद ही। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि या तो आप उसको नेगेटिव मार्किंग ना करो, या तो जितने मिले हैं मार्क्स उसके बेसिस पे एक्सट्रापोलेट करके निकालो कि अगर पूरा एग्जाम दिया रहता तो कितने स्कोर किए रहते। तो सम सच मैकेनिज्म कोशिश होगी इफ इट कैन बी वर्कड आउट। देखते हैं क्या होता है, उम्मीद पे Right. दुनिया। तो लिसनर्स को अगला शो भी सुनना पड़ेगा आपके साथ, अगर अपडेट्स चाहिए उनको इन्हीं मैटर्स पे। तो डेफिनेटली अगले शो में हम डिस्कस करेंगे इन चीजों की क्या लेटेस्ट अपडेट है, और एक और नया मैटर कोई डिस्कस करेंगे आने वाले शो बिल्कुल। में। एक सवाल है अब इससे हटके, जो मैंने शुरू में बोला था राहुल साहब, कि एक लिसनर का मेरे पास क्वेश्चन आया है, इनफैक्ट 3-4 लोगों का सेम क्वेश्चन आया है। राइट। उनमें से कुछ एनजीओस के लोगों ने भी भेजा है जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि ये पूछना अपने लीगल शो में कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में जजमेंट आई है कि ब्लाइंड जुडिशरी में भी अब उनको रिजर्वेशन मिलेगी। राइट। इसमें एक लाइन लास्ट पैराग्राफ में लिखी है, कहीं मैंने खुद नहीं पढ़ी है, कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को सारे बेनिफिट एक्सटेंड होंगे। तो उनका ये सवाल है, तो फिर डिफरेंस क्या रहा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जब सारे बेनिफिट सबको मिलेंगे तो?
सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो स्टैट्यूट में अलाउड हैं बेनिफिट्स दोनों को वही मिलेंगे। अब होता ये है, ये इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है क्योंकि ये सेम जो जज हैं जस्टिस आर महादेवन, इन्होंने ही अभी रिसेंटली एक गुलशन कुमार वाली जजमेंट लिखी थी जो स्क्राइब के ही इशू पे थी, कि एक एग्जाम था 2021 में, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम था जिसमें स्क्राइब नहीं दिलवाए गए थे। एक्चुअली वो जजमेंट भी काफी रेलेवेंट है अभी जो हमारी बात हो रही है इसके बारे में, जस्ट एज एन असाइड, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को कहा भी गया हुआ है कि 2 महीने में आपको स्क्राइब गाइडलाइंस अपडेट करने हैं, और कुछ चीजें जो हम बात कर रहे हैं वो भी लिखी गई हैं कि आपको स्क्राइब को ट्रेन करना होगा, एक रूरल एरियाज में सेंसिटाइज करना होगा एंड ऑल दैट। बट एनीवे, उस केस में वन ऑफ द इश्यूज वाज कि जो लेस देन बेंचमार्क है उनको स्क्राइब नहीं दिलवाए जा रहे थे। तो इस पे विकास कुमार की भी जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि बेंचमार्क इज नॉट अ रेलेवेंट पैरामीटर स्क्राइब के लिए, एंड बाकी रीजनेबल अकोमोडेशंस के लिए भी, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम हो गया, जैसे एक्सेसिबल मटेरियल्स हो गए, तो इन चीजों के लिए बेंचमार्क और नॉन बेंचमार्क डज नॉट मेक अ डिफरेंस। वही चीज इस जजमेंट में भी रीइटरेट की गई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्वेशन भी मिलेगी नॉन बेंचमार्क को, क्योंकि वो तो स्टैट्यूट में ही नहीं दिया है। बेसिकली अगर हम देखें तो एक मेजर जो डिफरेंस है बेंचमार्क और नॉन बेंचमार्क का, वो रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन है। जो मुझे जो याद आ रहा है वही एक एरिया है जहाँ पे स्टैट्यूट इन दोनों के बीच में फर्क क्रिएट करता है। बाकी जो भी फैसिलिटीज हैं वो सबको इक्वली मिलती हैं। तो दैट इज हाउ द फ्रेमवर्क विल ऑपरेट। करेक्ट। तो ये लिसनर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि उनको रीजनेबल अकोमोडेशन मिलेगी, लेकिन रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज नहीं है। दैट्स राइट। थैंक यू राहुल साहब, बहुत डिटेल में आपने इन चीज़ों पर बताया और बहुत हेल्प होगी हमारे लिसनर्स की। थैंक यू सो मच फॉर योर अवेलेबल टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो लिसनर्स, आज हमने बात की राहुल बजाज साहब से। हमने सीसीपीडी के जो एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड केसेस है उस पर बात की, एसएससी में क्या चल रहा है स्क्राइब को लेके उस पर बात की, यूपीएससी में क्या चल रहा है स्क्राइब को लेके। अगर आपकी भी कोई लीगल क्वेरी है तो आप मिशन एक्सेसिबिलिटी की टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उनका जस्टिस कनेक्ट भी चलता है और ईमेल पे भी आपको आंसर दिए जाते हैं। प्रो बोनो केसेस भी लेते हैं और पेड केसेस भी लेते हैं। तो किसी भी तरह की लीगल हेल्प के लिए, लीगल एड के लिए आप मिशन एक्सेसिबिलिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगले सप्ताह आपको किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट। बाय बाय। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF 4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal lattice structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 91701 6606 स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक।